Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10 and today I am going to discuss the positive feedback mechanisms. तो चलते हैं बोर्ड की तरफ. So positive feedback mechanism. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ. सो इन पॉजिटिव फीडबैक mechanism the change in a process increases the rate of process. Yes dear students, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या हमने डिस्कस किया था कि जो आउटपुट होता है किसी भी प्रोसेस का वो रेट ऑफ प्रोसेस को डिक्रीज कर देता है या उसको इनहिबिट कर देता है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक इसके ऑपोजिट होता है. वो क्या करता है कि जब भी कोई इनिशियल चेंज आती है, एनी चेंज जो शुरू में आई हो, तो प्रोसेस उसी की तरफ ही मूव करेगा, उसको रोकेगा नहीं बल्कि उसको बढ़ाएगा. सो चेंज इन अ प्रोसेस इंक्रीजेज द रेट ऑफ प्रोसेस, कि जो चेंज आई है प्रोसेस में उसी को आगे मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा. और ये भी जो है हमारी बॉडी की बेहतरी के लिए होता है. इसमें एक एग्जांपल है जो कि हमारी बुक में गिवन है, दैट इज सक्लिंग रिफ्लेक्स. यस डियर स्टूडेंट्स, सक्लिंग रिफ्लेक्स ये ऐसा रिफ्लेक्स है जो कि नौ मौलूद बच्चों के अंदर, न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने रखा. और 2 साल की उम्र तक बच्चे जो है वो जब माँ का दूध पीते हैं तो उस वक्त ये रिफ्लेक्स जनरेट होता है. इस रिफ्लेक्स में होता क्या है, जब व्हेन द बेबी इज sucking the milk from the mammary glands of mother. Yes dear students, तो इससे क्या होगा, ये सक जब बच्चा दूध पी रहा है, सक कर रहा है, तो उस दौरान the reflex will be generated and there is a hormone released from anterior pituitary gland. अब आप सोच रहे होंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कहाँ से. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जब मैंने बात की थी तो वहाँ पर 2 हार्मोन्स का तो जिक्र डिटेल के साथ हमारी बुक में मौजूद है, लेकिन इसके अलावा मैंने 2 और आपको बताए थे. एक था एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन और दूसरा था उसमें गोनाडोट्रोफिन्स. और गोनाडोट्रोफिन्स का जिक्र मैंने इससे पहले जब हमने गोनेड्स को डिस्कस किया तो वहाँ पर भी इसको मैंने एक्सप्लेन किया था. इसमें जो गोनाडोट्रोफिन्स में से एक हार्मोन सिक्रेट होता है, दैट इज ICSH. तो उसका तो इफेक्ट था टेस्टिस के ऊपर, तो उसके हवाले से मैं बात कर चुका हूँ. ICSH दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और डियर स्टूडेंट, ये कहाँ पर काम कर रहा था जाकर, ये बिल्कुल जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान जो मौजूद हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, वहाँ पर जाकर उनको स्टिमुलेट करता था. इसके नाम से जाहिर है ये इट इज़ स्टिमुलेटिंग द interstitial cells of the testes or to release the
टेस्टोस्टेरोन। इसी के साथ एक और हार्मोन यहाँ से सिक्रेट होता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन तो एक्चुअली यही वो हार्मोन है जिसकी हम बात अभी करना चाह रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक के अंदर। प्रोलैक्टिन इट इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इजैकुलेशन एंड मिल्क फॉर्मेशन इन द मेमोरी ग्लैंड्स। माँ के जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दूध बने और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उसको फीड कर सके, उसके लिए ये हार्मोन सिक्रेट होता है और वो जाकर एक्ट करता है ऑन द मेमोरी ग्लैंड्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध आ सके। तो जैसे बच्चे ने सकिंग स्टार्ट की, यानी कि उसने मिल्क को पीना शुरू किया फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द मदर, तो ये एक रिफ्लेक्स जनरेट करेगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन ये वाला हार्मोन रिलीज होगा और ये आकर इट विल एक्ट ऑन द दिस विल एक्ट ऑन द memory glands to produce and to eject more milk। तो जैसे जैसे बच्चा वो माँ का दूध पीता जाएगा वैसे वैसे ये हार्मोन जो है वो प्रोलैक्टिन ज़्यादा सेक्रेट होता चला जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, मोर suckling leads to more prolactin। secretion from anterior pituitary। यस डियर स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो रिलीज होगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क जो है वो उसकी प्रोडक्शन होगी। तो अगर हम इसको ज़रा डेफिनेशन के एतबार पर देखें, ज़रा इसको यहाँ पे फिट करने की कोशिश करें। सो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स द चेंज इन अ प्रोसेस। तो चेंज क्या था डियर स्टूडेंट्स कि सकिंग, जैसे बच्चे ने वो दूध पिया तो उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि हार्मोन रिलीज हुआ। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करना है। तो जैसे ही बच्चे ने वो दूध पीना शुरू किया, द प्रोसेस इंक्रीजेज द रेट ऑफ प्रोसेस, तो उसके नतीजे में ज़्यादा मिल्क को प्रोड्यूस करवाने के लिए द प्रोलैक्टिन इज रिलीज्ड। ये क्लियर हुआ आपको? चेंज इन प्रोसेस क्या है? दैट इज सकिंग। और उससे उस प्रोसेस को इंक्रीज कैसे किया गया? इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोसेस दैट इज थ्रू दिस हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता रहता है। और जब तक बच्चा दूध पीता रहेगा तब तक ये प्रोलैक्टिन ब्लड के अंदर इसका लेवल हाई रहेगा और ये मदर के जो ब्रेस्ट ग्लैंड्स होते हैं यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वहाँ पर जाकर एक्ट करता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन करवाता रहेगा। चलिए एक और एग्जांपल ले देते हैं इसकी। एक और एग्जांपल है इसकी, दैट इज़ एक हमने हार्मोन पढ़ा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, दैट इज ऑक्सीटोसिन। सो लेट्स सपोज दिस इज अ womb of a mother, means it is uterus, so these are the oviducts, और यहाँ पर मौजूद हैं ओवरीज, दिस इज एंडोमेट्रियम, और यहाँ पर अटैच है बेबी। ये अम्बिलिकल कॉर्ड और इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन, और माँ के पेट में ये बच्चा मौजूद है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, जो माँ के पेट में था वो मुकम्मल हो चुका है, यानी कि उसके 9 महीने पूरे हो चुके हैं। तो जैसे ही 9 महीने पूरे होते तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दिस इज यूट्रस, these are oviducts, this is vagina and this is cervix, ovary। तो यूट्रस क्या करेगी? इट विल कॉन्ट्रैक्ट, यूट्रस विल कॉन्ट्रैक्ट। अब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट करना ये चेंज है प्रोसेस के अंदर, दैट इज अ चेंज। इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से एक रिफ्लेक्स जनरेट होगा
और उसके नतीजे में क्या होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यस डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होना चाहिए? हमने वहाँ पर दो हार्मोन पढ़े थे, एक तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन था जिसको हमने वैसोप्रेसिन भी कहा, जिसको हमने एडीएच भी कहा, और दूसरा हार्मोन था वहाँ से ऑक्सीटोसिन। यस डियर स्टूडेंट्स, और इसके हवाले से मैं पहले बात कर भी चुका हूँ कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन जैसे ये रिलीज होगा ये ब्लड के जरिए होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, टू द यूट्रस। तो शुरू में चेंज क्या आया कि यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की, दैट इज इनिशियल चेंज। अब इसी प्रोसेस को बढ़ाना है, यूट्रस को मजीद कॉन्ट्रैक्ट करवाना है ताकि बच्चा जो है वो डिलीवर हो सके। तो इसकी डिलीवरी के लिए क्या प्रोसेस क्या होगा कि इससे रिफ्लेक्स जनरेट हुआ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ ऑक्सीटोसिन, दैट इज अ हार्मोन, और ये हार्मोन कहाँ पर जाके एक्ट कर रहा है, ऑन टू द यूट्रस। तो यूट्रस के अंदर मजीद कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा दिया जाएगा, वो ज़्यादा पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो ज़्यादा पावरफुली सिकुड़ेगी, तो ये बेबी जो है इट इज़ डिलीवर्ड। सो दैट इज अगेन अ पॉजिटिव फीडबैक कि चेंज इन अ प्रोसेस इंक्रीजेज द रेट ऑफ प्रोसेस। चेंज क्या था, यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्ट किया, और इंक्रीज किया कराया गया, इसी की कॉन्ट्रैक्शन को मजीद इंक्रीज करवाया गया, रोका नहीं किया। अगर इसको रोक दिया जाता तो इट विल बी द नेगेटिव फीडबैक, जबकि ऐसा नहीं होना, क्योंकि बेबी ने डिलीवर होना है, तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना ज़रूरी है ताकि वो आसानी के साथ बच्चे जो है वो डिलीवर हो सके। इसी के एक और एग्जाम्पल भी डियर स्टूडेंट्स आपको देता चलता हूँ। ये तो दो चीज़ें थी जो कि हमने सिलेबस में डिस्कस कर ली, ये भी हमने इससे पहले जब मैंने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से बात की थी तो वहाँ पर भी ये बात डिस्कस हुई थी। एक और इसकी एग्जांपल कोड करता चलो, जो आपको फिजिबल लगे, जो आपको समझ में आसानी से आ जाए, आप ताकि ये सारा कुछ इसलिए ताकि आप आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें कि नेगेटिव फीडबैक में क्या हुआ था और पॉजिटिव फीडबैक में क्या हुआ था। एक और एग्जाम्पल फिर उसके बाद थोड़ा सा कंपेरिजन करता हूँ ताकि इसको क्लैरिफाई किया जा सके कि एक्चुअली फीडबैक मैकेनिज्म में हमने क्या क्या चीज़ें कंपेयर की। एक और एग्जाम्पल दैट इज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, यस डियर स्टूडेंट्स, खून का जमना। जब भी हमें चोट लगती है तो ब्लड निकलता है, किसी भी तरह की इंजरी हो, एक्सीडेंट्स की वजह से या गिरने की वजह से, या फिर वो कोई इंटरनल इंजरी हो रही हो, तो मैं यहाँ पर समझाने के लिए एक्सटर्नल इंजरी की बात करूँगा। जैसे कोई कट लग गया, रगड़ आ गई, बाइक से गिर गए, या लड़ाई झगड़े में, तो द ब्लड इज ऊजिंग, जो ब्लड है वो निकलना शुरू हो गया, द ब्लड इज फ्लोइंग। थ्रू द इंजर्ड पार्ट, जहां पर भी इंजरी हुई वहां से खून निकल रहा है, वहां से खून बह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है प्लेटलेट्स। यस डियर स्टूडेंट्स, प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स को इसका जो और क्या नाम था, दैट वाज दे आर आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। ये थ्रोम्बोसाइट्स ब्लड के अंदर मौजूद है, तो जहां पर इंजरी हुई है, जहां से वो खून बह रहा है, लेट्स सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, यहां से टूटा और यहां से फ्लो कर रहा है ब्लड, ब्लड बाहर को निकल रहा है यहां से, दिस इज ब्लीडिंग, तो यहां पर मौजूद प्लेटलेट्स आएंगे और वो इस जगह के ऊपर जमाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन प्लेटलेट्स को यहां पर बंद बनाने के लिए, यहां से ब्लड को रोकने के लिए मजीद प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे रिस्पॉन्स में क्या होगा फिर कि प्लेटलेट्स रिलीज केमिकल्स, वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करेंगे, और वो केमिकल्स क्या करेंगे, उनको सेंस करते हुए ब्लड के अंदर मौजूद जितनी और प्लेटलेट्स होंगे, द प्लेटलेट्स फॉलो द केमिकल जो रिलीज किए इन प्लेटलेट्स ने, जो यहां पर इंजर्ड साइड पर मौजूद थे, फॉलो द केमिकल्स एंड रीच द इंजर्ड साइट, जो भी इंजर्ड साइट थी, जहां पर जख्म हुआ था, वहां पर पहुंच गए। अब क्या हो गया,
ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट आते जाएंगे और यहाँ पर एक वो प्लग बना देंगे जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट प्लग। और प्लेटलेट प्लग जैसे ही बन गया, अब खून का बाहर निकलने का जो अमल है, यानी कि ब्लीडिंग होने का जो प्रोसेस है, वो रुक जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव फीडबैक कैसे हुआ है, आइए इसको देखते हैं। चेंज इन अ प्रोसेस, चेंज क्या आया, ब्लीडिंग हुई और वहाँ पर पहुँचे प्लेटलेट। अब इसको इनक्रीज करवाया गया, मज़ीद प्लेटलेट्स को बढ़ाया गया ताकि वहाँ पर फौरी तौर पर खून के जो उनसी वो लॉस है या ब्लड लॉस उसको रोका जा सके। तो इंक्रीजेज द रेट ऑफ प्रोसेस। तो चेंज क्या आया कि प्लेटलेट्स वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने रिलीज़ किए केमिकल्स। दिस प्लेटलेट्स रिलीज्ड द केमिकल्स, और वो केमिकल्स ने क्या किया, उनको सेंस करते हुए ये मज़ीद प्लेटलेट्स वो पूरे ब्लड वेसल्स में से जो हमारे बॉडी के अंदर हैं, जहाँ से वो प्लेटलेट्स आ रहे होंगे उसी इंजर्ड एरिया पर जाकर वो जमाना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पर बना देंगे प्लेटलेट प्लग। तो उसके बाद जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने कि ये तीन एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए कि पॉजिटिव फीडबैक क्या है। होपफुली आपको इस चीज़ की डिटेल के साथ क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। अभी थोड़ा सा इसको कंपेयर करता चलूँ, नेगेटिव को भी और पॉजिटिव को भी, ताकि मज़ीद हमारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। अगर कोई कमी बेशी रह गई तो वो भी पूरी हो सके। तो नेगेटिव फीडबैक में क्या था कि जो आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस है, किसी भी चीज़ का आउटपुट जो है किसी प्रोसेस का, वो डिक्रीज करता है या इनहिबिट कर देता है उस प्रोसेस को। तो यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक में क्या है, द चेंज इन अ प्रोसेस इंक्रीजेज द रेट ऑफ प्रोसेस। यहाँ पर रेट ऑफ प्रोसेस को इंक्रीज किया जा रहा है। नेगेटिव फीडबैक में रेट ऑफ प्रोसेस को डिक्रीज किया जा रहा है या उसको इनहिबिट कर दिया जा रहा है, यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है या उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है। तो पहला तो ये आ गया डिफरेंस, क्लियर हुआ। दूसरी चीज़ कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स में जो इनिशियल चेंज आई, इनिशियल चेंज कोई भी हो सकती है, जैसे कि वो हमने बात की थी कि आउटपुट जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल था। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल दैट वाज एन आउटपुट, बढ़ा तो उसके रिस्पॉन्स में रिलीज हुआ इंसुलिन। तो आउटपुट क्या था, नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज। तो उसको अटेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन रिलीज हुआ, उसने इसको कम करना शुरू किया, नॉर्मलाइज करना शुरू किया। जैसे ही नॉर्मल रेंज में पहुंचा, द प्रोसेस इज नाउ हैव टू बी स्टॉप्ड। उस इंसुलिन को रोकना है। तो रोकना कैसे है, उसी ग्लूकोज की मदद से, उसी नॉर्मल कंसंट्रेशन की मदद से, तो रोक दिया गया। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, जो इनिशियल चेंज आया उसी की डायरेक्शन में ही प्रोसेस को बढ़ाया गया। लाइक इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ अ बेबी, लाइक इन केस ऑफ सकलिंग रिफ्लेक्स, लाइक इन केस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंसेस याद रखने हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादातर जो फीडबैक मैकेनिज्म चल रहे हैं, दे आर नेगेटिव फीडबैक्स, ज़्यादातर नेगेटिव। और इन सब की वजह क्या, वाई दे आर हैपनिंग, वाई द फीडबैक मैकेनिज्म्स आर गोइंग विद अस, इट इज़ जस्ट in order to maintain the internal environment at an equilibrium। यानी कि आप समझ गए होंगे, that is to maintain homeostasis, यानी कि होमोस्टेटिक मैकेनिज्म है ये सारे, जिसके ज़रिए बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को वो रोका जा रहा है। एक और यहाँ पर एग्जांपल कोट करता चलूँ नेगेटिव फीडबैक के हवाले से, लाइक द थर्मोरेगुलेशन। जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो इसको सेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था कौन से रिसेप्टर होते हैं डियर स्टूडेंट्स, द थर्मो रिसेप्टर्स। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ऐसी सूरत में डियर स्टूडेंट्स हमारा जो थर्मोस्टेट है वो काम कर रहा है एज अ सेट पॉइंट। वो हमारे उस सेट पॉइंट को मेंटेन कर रहा है, जज कर रहा है। और हमारा सेट पॉइंट कितना था, 37। तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हमारे थर्मोस्टेट यानी कि हाइपोथैलेमस ने उसको सेंस किया, और चूंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है तो अब वो हीट लॉस मैकेनिज्म चलाएगा। हीट लॉस मैकेनिज्म में क्या होगा कि फौरी तौर पर जो है स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, या फिर फौरी तौर पर जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे स्किन के, उनको डायलेट कर दिया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ब्लड अपने साथ हीट को कैरी करता है। वो हीट का जो है वो कंडक्शन के ज़रिए यहाँ से स्किन से रिमूव होती रहेगी। और इसी तरह से जब स्वेटिंग होगी तो जिस एरिया में स्वेटिंग होगी वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखें जो थर्मो रेगुलेशन हुई, शुरू में चेंज क्या आया, चेंज इन अ प्रोसेस क्या था कि दैट इज़ इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, और उसको
उसी डायरेक्शन में जाने की बजाय उसको वापस किया गया, रोक दिया गया, बढ़ने नहीं दिया गया बल्कि कम किया गया। सो दैट इज़ कि आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस रेगुलेट्स एंड मेंटेन्स द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस, कि आउटपुट जो है किसी भी प्रोसेस का वो मेंटेन करता है उसके प्रोसेस को बाय डिक्रीजिंग और बाय इनहिबिटिंग। तो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ने से रोकना है, उसको वापस नीचे लेके आना है। नीचे कहाँ पर लेके आए? उसको नॉर्मल। जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर हमारी वो रेंज आ गई, एज सुन एज द रेंज ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दैट इज 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.8 डिग्री सेल्सियस अटेन हुआ, अब उसको थर्मोस्टेट जो है वो जो हीट लॉस मैकेनिज्म्स थे उसको रोक देगा। अब क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है अंदर हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का, तो अब उसको मज़ीद हीट लॉस नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि मज़ीद हीट लॉस हुआ तो उससे क्या होगा? दैट विल लीड टू द हाइपोथर्मिया, और वो भी एक एबनॉर्मल सिचुएशन है। तो उसमें भी फिर डिफरेंट केसेस हो सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स भी हमें किस तरह से हेल्प करते हैं, और उनका कंपैरिजन मैंने किया नेगेटिव फीडबैक के साथ। तो होपफुली आपको अब क्लियर कट समझ आ गई होगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या फ़र्क है और इसका हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा है। तो दोनों ही मैकेनिज्म्स डियर स्टूडेंट्स ये हमारी होमोस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।